नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गीतांजलि भट्ट शर्मा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग में कार्यरत हूँ। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी थी, जो कि था कर नियोजन और ऋण प्रबंधन के साथ अनुपालन का भाग एक हमने चर्चा करा था। इसमें भी हम भाग 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग जो मुख्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो हैं कर योजना के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट रूप से समझेंगे, साथ में भारत में टैक्स प्लानिंग की मदद से टैक्स बचाने के समाधान को समझेंगे, ऋण प्रबंधन का अर्थ, उसके महत्व की व्याख्या करेंगे, कर योजना में ऋण प्रबंधन की जो वो है किस तरीके से उसको इसकी प्रासंगिकता है, रेलिवेंस है, उसको समझेंगे, अनुपालन न करने और खराब योजना बनाने के जोखिम को पहचानेंगे, कर योजना और ऋण प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की क्षमता को विकसित करना, ताकि वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध प्रमुख कर कटौती हैं उनसे प्राप्त लाभ को कैसे बचा जा सकता है, और अंत में आसान और प्रभावी कर फाइलिंग के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके विषय में या कौन कौन से उपकरण हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ विभिन्न प्रकार के जो हमारे कर योजनाएं हैं, टैक्स प्लानिंग है, उनके विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग यानी अल्पकालिक कर योजना। इसमें इसे वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है कि कर देनदारी को तुरंत कम करना। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स बचत योजनाएं जैसे होती हैं ELSS, PPF, LIC प्रीमियम आदि में अंतिम समय तक निवेश करना। दूसरा जो टैक्स प्लानिंग है वो है दीर्घकालिक कर योजना, यानी इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत में या कई वर्षों की अवधि के लिए बनाया जाता है। यह व्यवस्थित बचत और निवेश में मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे होम लोन लेना, ELSS में SIP शुरू करना, किसी तरीके की SIP लेना, रिटायरमेंट फंड की योजना बनाना, तो यह एक क्या है, लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग है, दीर्घकालिक कर योजना है। तीसरी प्लानिंग जो हमारी कर योजना है वो है अनुमति आधारित कर योजना, जिसमें ये ऐसी योजना है जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति प्राप्त प्रावधानों को और छूट का उपयोग करके की जाती है, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सेक्शन 80C, 80D और 24B जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं आदि के तहत कटौतियों का दावा करना, कानूनी और आयकर अधिनियम के अनुसार पूरी तरह से उसका अनुपालन योग्य करना। दूसरी इसकी चौथी जो प्लानिंग है वो है उद्देश्यपूर्ण कर योजना यानी पर्पजिव टैक्स प्लानिंग। तो ऐसी योजना जो किसी विशेष वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो दीर्घकालिक लाभों जैसे धन सृजन करना, पूंजीगत लाभ, छूट, संपत्ति योजना, जो कि हम क्या कहते हैं जिसको जैसे वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, कैपिटल गेन, स्टेट प्लानिंग। तो ये इन सभी का इसमें पर्पजली उद्देश्यपूर्ण कर योजना करना। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश या फिर किसी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की योजना, उत्तराधिकार योजना बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब साथियों हम चर्चा करेंगे कि भारत में टैक्स प्लानिंग की मदद से टैक्स कैसे बचाएं। तो सबसे पहले सभी को ये समझ होनी चाहिए कि सबसे पहले यह समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स प्लानिंग को समझना, कि इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से इसे समझना है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि अपनी आय और खर्चों के हिसाब से कानूनी तरीके से टैक्स को बचाने की योजनाएं बनानी हैं। दूसरा, जो भी हमारे टैक्स डिडक्शंस हैं उनका लाभ लें। 80C, 80D या 80E, जो भी 24B, जितने भी ये जो सारे हमारे बहुत से कई टैक्स हैं उनका लाभ उठाना, निवेश और खर्चों के जरिए टैक्स योग आय को कम करें। वहीं आय में छूट का लाभ लेना, जैसे कुछ विशेष आय जैसे HRA या कृषि आय पर टैक्स न देना जाए, हाउस रेंट्स अलाउंसेस हो गए आपके, या फिर लीव ट्रेवल अलाउंसेस हो गए जो कि कहते हैं LTA, तो उनमें लाभ लेना। टैक्स रिबेट का लाभ लेना, सेक्शन 87A में के अंतर्गत निर्धारित आय तक रिबेट लेकर टैक्स कम करें। वहीं टैक्स सेविंग निवेश करें, मतलब एक अच्छे से आप एक तरीके की टैक्स इन्वेस्टमेंट की वो करें, जैसे बहुत सारी ऐसी NPS होगी, सुकन्या समृद्धि योजना होगी, तो टैक्स बचाने वाले निवेश योजनाओं में पैसा लगाएं। तो उस तरीके से आप लोग टैक्स की सेविंग में निवेश करें, जो हैं जितने भी जो बेनिफिट्स हैं उनको लें। वेतन संरचना का लाभ उठाएं,
सैलरी पैकेज को टैक्स लाभ के हिसाब से डिज़ाइन करें, उसी तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग हो। और कैपिटल गेन की प्लानिंग करें, जैसे संपत्ति या निवेश पर होने वाले लाभ को सही तरीके से टैक्स बचाने के लिए योजना बनाएं। साथ में समय पर आईटीआर फाइल करें, देरी से जुर्माना और ब्याज बचाने के लिए समय पर रिटर्न भरें। सही रिकॉर्ड रखें, अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करें। सभी निवेश, खर्च और आय के दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि टैक्स प्रक्रिया क्या हो, आसान हो। अब साथियों हम पढ़ेंगे कि डेप्ट मैनेजमेंट होता क्या है, ऋण प्रबंधन क्या है। तो ऋण प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उधारी ली गई राशि की रणनीतिक रूप से उपयोग, नियंत्रण और पुनर्भुगतान किया जाता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और किसी भी डिफ़ॉल्ट से बचा जा सके। तो अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ऋण प्रबंधन का तात्पर्य ऐसे तरीके से ऋण को व्यवस्थित और नियमित करने की प्रक्रिया से है जो वित्तीय जोखिम को न्यूनतम कर और वित्तीय लक्ष्यों को पूरी करने की क्षमता को अधिकतम बनाए। तो ऋण प्रबंधन का उद्देश्य है कि ऋण का बोझ कम करना और वित्तीय नियंत्रण पुनः प्राप्त करना। अब हम जानेंगे कि ऋण प्रबंधन में कर नियोजन और अनुपालन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि ऋण प्रबंधन में कर नियोजन और अनुपालन में ऋण चुकाने की योजना बेहतर बनती है। कर नियोजन और अनुपालन से ऋण चुकाने की जो योजना बनाई जाती है वो बेहतर बनाई जा सकती है। तो इसमें रिपेमेंट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है। सही कर रणनीति से कुल उधार लागत कम हो सकती है, जैसे जो ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट होती है उसको न्यूनतम करता है। उसी तरह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। वहीं व्यक्तिगत या किसी भी व्यावसायिक वित्तीय प्रबंधन में कर और ऋण का समन्वय होता है। पर्सनल बिजनेस फाइनेंस में टैक्सेशन के समन्वय उस तरीके से समन्वय करता है। फिर है कि ऋण चुकौती जो भी संरचना बनती है उसकी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि कर नियोजन से आय और नकदी प्रभाव के अनुसार ऋण जो चुकाने का और समय निर्धारित किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान समय पर हो और वित्तीय बोझ अधिक न बढ़े। अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो भी मतलब जैसे भी हमारी जो भी लाइबिलिटीज़ के बीच का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। वहीं कुल उधार लागत को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है ओवरऑल कॉस्ट और बोरिंग को। जैसे कुछ ऋण होम लोन हो गए, शिक्षा, व्यवसाय पर चुकाया गया जो भी ब्याज कर में कटौती योग्य होते हैं और सही कर उपयोग से वास्तविक उधार लागत कम होती है। और स्मार्ट कर योजना अधिक बचत और वित्तीय तनाव में कमी को सुनिश्चित करती है। वहीं दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बढ़ाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है, क्योंकि कर बचत को ऋण चुकौती के साथ जोड़ने से स्थायी वृद्धि जो भी हमारी वृद्धि होती है वो सुनिश्चित होती है। क्योंकि अगर हम कंबाइन करें टैक्स सेविंग विद को डेप्ट पेमेंट केस से तो एक क्या मिलेगी, उससे सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। तो यह जो ऋण का जो ट्रैप होता है यानी जाल होता है उसको अनावश्यक लाइबिलिटीज से बचने की मदद करता है और भविष्य में निवेश के लिए वित्तीय अनुशासन को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाता है। व्यक्तिगत या व्यावसायिक वित्त के साथ कर में का समन्वय करता है, मतलब इंटीग्रेट करता है टैक्सेशन विद पर्सनल बिजनेस फाइनेंस को। जैसे ऋण निर्णयों का समय पर रणनीतियों के साथ जोड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि लिया गया ऋण करकुशल और क्या है वो काफ़ी सुगम है चुकाने के लिए। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक समग्र वित्तीय योजना बनाता है। अब हम साथियों पढ़ेंगे कि अनुपालन न करने और ख़राब योजना बनाने के जो जोखिम है वो किस तरीके के जोखिम आ सकते हैं अगर हम अनुपालन न करें और एक टैक्स प्लानिंग को अच्छी तरीके से न करें। तो सबसे पहला है कि अदा न किए गए करों पर दंड या फिर ब्याज मिलता है, पेनल्टी कह सकते हैं हम। तो कर भुगतान में विलंब या असफलता पर भारी ब्याज लागू होता है और देर से रिटर्न फाइल करने पर, गलत रिपोर्टिंग या टीडीएस न काटने पर किस तरीके का दंड या फिर पेनल्टी पड़ती है। ये अतिरिक्त खर्च कुल वित्तीय बोझ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, टैक्स बर्डन को। और इससे टैक्स बेनिफिट पे भी लॉस होता है, यानी कर लाभों का नुकसान होता है। समय सीमा चुकने या फिर दस्तावेजीकरण में गलती के कारण कटौती, छूट या रिबेट में वंचित होना पड़ सकता है। गलत योजना के कारण व्यवसाय व्यक्तियों को वैध टैक्स बचत अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता है और अनुपालन न करने के कारण दीर्घकालिक वित्तीय लाभ कम हो जाता है। वहीं कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, कानूनी समस्याएं हैं। अनुपालन न करने पर कुछ कानूनी समस्याएं हो जाती हैं। अनुपालन न करने से कर अधिकारियों द्वारा जांच, ऑडिट और नोटिस जारी हो सकते हैं और गंभीर मामलों में यह अभियोजना या फिर किसी मुकदमे तक भी ये ले जा सकता है। और कानूनी विवाद न केवल समय और संसाधन खर्च करता है बल्कि प्रतिष्ठा को भी हमारी नुकसान पहुंचाता है।
और इसका ये भी एक कारण है कि नकदी प्रवाह पर दबाव, कैश फ्लो स्ट्रेस भी है। तो फिर नकदी प्रवाह पर दबाव मिलता है, जैसे अचानक आने वाले कर दावे या फिर किसी तरीके की पेनल्टी, ब्याज भुगतान से तरलता पर दबाव पड़ सकता है, इसकी लिक्विडिटी पे। व्यवसायों को संचालन खर्चों को पूरा करने में कठिनाई आती है, और ख़राब योजना के कारण कर देताएँ जो भी वो है, उनका पूरा करने के लिए महंगी उधारी लेनी पड़ सकती है, जिससे ऋण एक जो है वो ऋण जाल बन सकता है, उसमें आप फंस सकते हैं। अब हम टैक्स प्लानिंग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ इसके उत्तम कार्य प्रणाली है। तो सबसे पहले है कि सही वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखें, जैसे आय, खर्च, ऋण और निवेश के सही रिकॉर्ड रखें। यह कर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऋण चुकौती ट्रैक करने में मदद करता है, त्रुटियां, विलंब और दंड के जोखिम को भी कम करता है। वहीं हम लोग कर जितने भी कानून हैं उनसे, जो लॉ है उनके साथ अपडेट रहें। कर नियम क्या रहते हैं कि अक्सर बदलते रहते हैं, जैसे जितने भी कर नियम है, तो जागरूकता, अनुपालन न होने से बचा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कर कानूनों के जितने भी टैक्स लॉज हैं उनके साथ हमें अपडेट रहना है। नए कर लाभों और कटौतियों का समय पर उपयोग करने में इससे हमें मदद मिलती है अगर हम अपडेटेड रहेंगे। और पुरानी जितनी भी हमारी मतलब प्रथाएं हैं, जैसे प्रैक्टिसेस हैं, उनके कारण अचानक होने वाले किसी भी तरीके की हमारी लाइबिलिटीज़ जो वो है देयताएं हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी हमें प्रोटेक्ट किया जाता है उससे। और है कि ये अलाइन करता है टैक्स प्लानिंग को डेप्ट मैनेजमेंट से, यानी कि कर योजना को ऋण चुकौती के साथ संरक्षित करता है कि ऋण की जो ये डेप्ट रिपेमेंट को टैक्स बचत के अवसरों के साथ समन्वित करता है। जैसे उदाहरण के लिए होम लोन ब्याज कटौती हो गई, या फिर हमारी डेप्ट रिपेमेंट का समय पर निर्धारित करना, तो ये बेहतर नकदी प्रवाह को प्रबंधन और वित्तीय दक्षता को भी सुनिश्चित करता है। आवश्यक होने पर विशेषज्ञ की जो भी मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह लें। कर सलाहकारी का वित्तीय योजनाओं से पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करें, ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस हो सकती है। और यह सूचित उधारी और जो भी हमारी डेप्ट रिपेमेंट में निर्णय लेने से क्या करता है, मदद करता है, और कर कानूनों की गलत व्याख्याएं के जोखिम को भी काफ़ी कम करता है। अब हम कुछ मुख्य जो वर्तमान में जो कुछ कटौतियाँ हैं, मतलब सेक्शंस हैं, ये कटौतियों के अंतर्गत आते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो धारा 80C है, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, निवेश का है, वो है जिसमें आपका जीवन बीमा प्रीमियम आ गया, आपका PPF, EPF, ELSS और सुकन्या समृद्धि योजना के किए गए निवेश पर कर कटौती होती है। और इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक की बचत संभव है। और वैसे उसी तरह धारा 80D है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें अधिकतम सीमा क्या है, ज़्यादा होती है। दूसरा जो हमारी कर कटौती है वो है धारा 80E की, सेक्शन 80E, जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा ऋण और ब्याज से संबंधित है, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट से, यानी शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की पूरी राशि पर कर कटौती, और केवल ब्याज पर कटौती, और उसके जो मेन जो मूलधन होता है उस पर नहीं। वहीं धारा 24B भी है, जो होम लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि किसी भी तरीके का अगर हमें गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर कटौती होती है, जैसे आवासीय घर के लिए अधिकतम अभी हम देख रहे हैं कि 2 लाख प्रतिवर्ष है। वहीं धारा 1014 है, जो कि है HRA, हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित। इसमें यदि आप किराए पर रहते हैं तो HRA पर भी कर छूट दी जाती है, और जो छूट की राशि आए या फिर HRA प्राप्त और किराए के अनुसार निर्धारित होती है। अब साथियों हम पढ़ेंगे कि सरल कर दाखिल के लिए कुछ डिजिटल उपकरण भी हैं, बहुत से उपकरण हैं, उनके विषय में जानेंगे कि कौन कौन से उपकरण अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि AIS, वार्षिक सूचना विवरण, जो कि हमारा क्या कह सकते हैं इसको, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो यह एक विस्तृत विवरण है जिसमें आपको पूरे वर्ष की वित्तीय गतिविधियां जो भी हैं, जैसे बैंक लेन देन, निवेश, टैक्स कटौती आदि इसमें शामिल होता है, और करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न के सही तरीके से भरने की मदद करता है। वहीं है फॉर्म 26AS, जो कि यह टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी सभी टैक्स कटौतियाँ, जो कि TDS हो गए और TCS हो गए, की जानकारी देता है, और कर रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी जमा की गई राशि की जांच का भी उपयोग करता है। वहीं है E-फाइलिंग पोर्टल है, जो आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने और टैक्स भुगतान की सुविधा देने वाला सरकारी पोर्टल है, और इसमें रिटर्न फाइलिंग जो भी कर रिफंड और फॉर्म डाउनलोडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अब आजकल हमारा विशेष रूप से एक फिनटेक ऐप भी है,
जो कि काफ़ी प्रचलित है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो वित्तीय सेवाएं, निवेश, टैक्स प्लानिंग और भुगतान को आसान बनाते हैं और उपयोगकर्ताओं जो भी हैं उनको रियल टाइम वित्तीय ट्रैकिंग और टैक्स बचत की मदद करते हैं। तो इस तरीके के हमारे पोर्टल और वो हैं। तो अब हम जितने भी हमने जिन भी विषयों पर चर्चा करी थी उनका कुछ निष्कर्ष, कुछ प्रमुख पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो स्मार्ट कर नियोजन और ऋण प्रबंधन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। अनुपालन न करने से आप लोगों को सबको पता है कि दंड और उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। और सर्वोत्तम प्रथाएं वित्तीय अनुशासन को सुचारू बनाती हैं। कुछ हमने प्रमुख जो भी कर कटौतियाँ हैं, कर बोझ को कम करने में मदद मिलती हैं कुछ कटौतियों से। और डिजिटल उपकरण फाइलिंग और अनुपालन को सरल बनाते हैं। तो साथियों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आप लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की और वेल्थ बिल्डिंग की, यानी दीर्घकालीन वित्तीय योजना और संपत्ति निर्माण के लिए किस तरीके की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, इसके विषय में आप लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।